देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, मोशन इन ए, और इसमें मैंने कहा था इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला क्या था, वेक्टर एनालिसिस, है ना, वेक्टर एनालिसिस। दूसरा देखना बेटा, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले थे प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। बात समझ आ रही? और ये सब किस में पढ़ेंगे, शुद्ध गति में। क्लियर? यानी गति के कारणों पर बिना ध्यान दिए हुए, बिना विचार किए हुए पढ़ेंगे। तो ये अगर खत्म हो गया तो दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना, प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? हाँ, आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे बना के लिख लेना, ये पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और इसको पार्ट सेकंड, और इसको पार्ट, ऐसे बांट के पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, तो हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे। पार्ट सेकंड क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। मीन्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रक्षेप्य गति। ये पढ़ो, ठीक है। चलो पहला कॉन्सेप्ट यही समझते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो इसमें हम लोग हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं या फिर होता क्या है, और ये किस प्रकार से समतल में गति है। ठीक है, दोनों चीज समझेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान से समझना। पहले मैं आपको आपकी भाषा में समझा देता हूँ, कि अगर आया लिखने के लिए परिभाषा तो कैसे लिखेंगे वो भी समझेंगे। जैसे जब भी आप किसी भी चीज़ को फेंकते हो, किसी भी चीज़ को फेंकते हो, ध्यान क्या रखना है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में। जैसे ऊर्ध्वाधर का मतलब ये, ना तो ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर और ना तो नीचे, दो डायरेक्शन है ऊर्ध्वाधर की, ऊर्ध्वाधर ऊपर और ऊर्ध्वाधर। इसके अलावा आप किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो। बात समझ में आ रही है? किसी भी डायरेक्शन में फेंक, तो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऊर्ध्वाधर की दिशा में ऊपर की ओर ना फेंक करके उससे भिन्न किसी डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में फेंकते हो, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे जा करके कहीं ऐसे। बात समझ आ रही है? ये मान लेना ग्राउंड लेवल है। क्या है बेटा? ये तो आप देखिए किस प्रकार से द्विविमीय गति है, यानी कि समतल में गति है। जब ये बॉडी यहाँ से चला, यहाँ पर पहुँचा, तो ध्यान देना ये क्षैतिज में इतना दूरी तय किया और ऊर्ध्वाधर में इतना दूरी। बात समझ में आ रही है? जब ये यहाँ पर पहुँचा होगा तब देखना, क्षैतिज में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया और ऊर्ध्वाधर में यहाँ से। बात समझ आ रही है? और ये सेम टाइम पे है, ऐसा नहीं है कि एक पहले पहुँच जाएगा तब दूसरी डायरेक्शन में गति करेगा। समकालिक गतियाँ हैं, यानी एक ही समय में दो दो दिशा में गति हो रही है, एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। तो बताओ भाई 2D मोशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, यानी समतल में गति, लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशाओं में गति। तो समतल में गति का एक अच्छा उदाहरण है प्रक्षेप गति। इस प्रकार से गति होगी। क्लियर है? अब ध्यान देना, ये जिस पथ पर गति कर रहा है बेटा, ऐसे इसी पथ पर तो जा रहा था, इस पथ को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप का पथ। अब सबसे पहले तो समझना होगा यार प्रक्षेप क्या होता है, बार बार आ रहा है। प्रक्षेप क्या चीज़ है? बात समझ आ रही है? तो आप बताओगे जिस बॉडी को आप यहाँ से फेंके थे, यानी जिस पिंड को फेंका गया है, जिस वस्तु को फेंका गया है,
जो फ्लाइट कर रहा है यानी उड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप। बात समझ आ रही ना? जो इस समय उड़ान के दौरान है यानी उड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रक्षेप। तो अब अगर कोई कह रहा है प्रक्षेप का पथ यानी जिस वस्तु को आप फेंके थे उसका पथ, स्पष्ट क्लियर है भाई, जिस रास्ते से वो जा रहा था वो उसका पथ होगा। समझ आ रहा है? कोई डाउट नहीं है। हम लोगों ने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु है उसको हम ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंकते हैं तो कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, एक ऊंचाई प्राप्त करके फिर नीचे गिरने लगेगा, ऐसे कोई डायरेक्शन होगा, यानी दो दिशाओं में एक साथ गति होगी, इसलिए ये समतल में गति का उदाहरण होगा। क्या होगा बेटा? हाँ, समतल में गति, इसलिए हम इसको समतल में गति में पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, प्रक्षेप क्या होता है? किसी वस्तु को जब हम लोग फेंकते हैं, किसी वस्तु को फेंकते हैं, वो फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है, तो उसको हम लोग प्रक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप। अब सारी चीज समझ में आ रही है। प्रक्षेप गति यानी उस वस्तु की गति, क्लियर है? उस वस्तु की गति। तो अगर वो ऐसे गति कर रहा है तो उस वस्तु की गति यानी प्रक्षेप की गति होगी। प्रक्षेप किसे कहते हैं? किसी बॉडी को फेंके थे उसको प्रक्षेप बोलेंगे। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? यानी कि प्रक्षेपण बिंदु, तो जिस बिंदु से फेंका गया था उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, यानी कि प्रक्षेपण बिंदु। बात समझ में आ रही है? और वो जिस रास्ते पर जा रहा है उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप का पथ। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ बोलो, समझ आ रहा है ना? तो ये सारी चीजें। प्रक्षेप अधिकतम कितनी क्षैतिज दूरी तय कर रहा है? तो आप सभी जान रहे हो, यहाँ से चला था और यहाँ तक पहुंचा है, क्षैतिज दूरी। बात समझ में आ रही है? तो बताओ कि भैया यहाँ से यहाँ तक वो क्षैतिज दूरी तय किया। कोई पूछे अधिकतम ऊंचाई कितना प्राप्त किया, तो आप बताओ कि भैया अधिकतम ऊंचाई तो यहीं तक जा रहा है। बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी? उसकी अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है ना? तो अगर कोई कहे कि हमको परिभाषा बताओ तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि भैया यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से, भाई ऐसे रखे रहेंगे तो उड़ तो जाएगा नहीं अपने आप, है ना? फेंकना होगा तो उसके लिए प्रारंभिक वेग देना होगा कुछ ना कुछ, ठीक है? तो आप बताएंगे यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर से चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? या फिर आप किसी ऊंचाई पर खड़े हैं, क्षैतिज भी फेंक सकते हैं। किसी ऊंचाई पर जब खड़े हैं तब, क्लियर है? जैसे मान लो यही छत था, यहाँ से आप किसी वस्तु को ऐसे क्षैतिज फेंका गया तो फेंकोगे तब भी ऐसे जाकर गिरेगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ तो अभी के लिए एक जनरल परिभाषा बता रहे हैं। यदि किसी वस्तु को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, ध्यान से समझना, त्वरण कौन सा काम कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा? पृथ्वी का त्वरण काम करेगा ना। अब प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ था तो यहाँ भी डायरेक्शन क्या होगी उसकी? नीचे की ओर। डायरेक्शन क्या होगी? ऊर्ध्वाधर नीचे। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगा ना, तो उसका त्वरण की डायरेक्शन ये होगी। भैया जिस डायरेक्शन में बल उसी डायरेक्शन में त्वरण। 9th में आप लोग पढ़ चुके हो, क्लियर? न्यूटन के गतिविधि द्वितीय नियम क्या था? किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो होता था उसके द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर। तो जो डायरेक्शन बल की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी? त्वरण की। अब इसको इस बात से समझिए कि इस पिंड का कुछ ना कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा। अब पृथ्वी इस पिंड को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसको हम उस पिंड का भार बोलते हैं। जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचते हैं उसे क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। यानी बल को ही भार बोलते हैं। बल को ही क्या बोलते हैं? भार। तो बल की जगह वेट W लिख देंगे। द्रव्यमान मान लेना यम था, यम लिख देंगे। किस त्वरण से खींचेगी? गुरुत्वीय त्वरण। जी। अब बताओ वेट की डायरेक्शन क्या होती है? अभी आपने कहा पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो बल की डायरेक्शन किधर की ओर है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? पृथ्वी के, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, नहीं होगी? बात समझ में आ रही ना? तो प्रत्येक बिंदु पर त्वरण कहाँ काम करेगा? नीचे की। क्लियर है? तो आपने परिभाषा में क्या कहा? गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर समतल में, ऊर्ध्वाधर समतल का मतलब समझना, जैसे ये पिंड है, अगर हम इसको ऐसे फेंकें तो ऐसे जाकर गिरेगा। बात समझ आ रही है? ऐसे नहीं कि ऐसे गया फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया, ऐसे तो नहीं होगा। तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो बताओ एक ऊर्ध्वाधर समतल में ही तो तय कर रहा है। अगर हम प्लेन एक खींचे, समतल खींचे, तो उसी समतल में तो गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रक्षेप गति। क्या बोलेंगे बेटा? एक एक शब्द को आप लिख लो, हो सकता है अभी बता रहा हूँ बाद में भूल जाओ, तो लिख लो
रटना नहीं है, सारी चीज़ों को समझ लेना है जो जो शब्द इसमें आए हुए हैं ना। आप बताएंगे तो भैया प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, आप बताएंगे यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से, कहाँ से बेटा, प्रारंभिक वेग से, यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, एक चीज याद रखना, ये जो परिभाषा बता रहे हैं ये अभी जमीन तल से बात हो रही है। कोई जमीन तल होगा, वहां से किसी बिंदु से फेंका जाएगा। क्लियर है। अब किसी ऊंचाई से फेंका जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर से भिन्न भी हो सकता है, क्षैतिज भी फेंकोगे तब भी होगा। तो मैं केस तो पढ़ाऊंगा ही आगे, एक जनरल परिभाषा बता रहा हूँ। तो यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्वीय त्वरण कौन सा काम करेगा, गुरुत्वीय। एक चीज समझना, आज पहला दिन है इसका, है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। तो वह वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर, ऐसा डायरेक्ट लिखो, ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करता है। ये भी समझना भाई, कोई सीधी लाइन में थोड़ा ना गति कर रहा था। आपने देखा कि हम ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंक रहे थे तो ऐसे गति कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसको वक्र ही तो बोलेंगे, कर भी तो बोलेंगे। तो एक वक्र पथ पर गति करता है, बस यहीं पर आप लिख देंगे इस गति को, इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति कहते हैं। बताओ भाई, परिभाषा समझ है कि नहीं, छोटी सी परिभाषा है और अच्छी है। कोई डाउट हो तो बताओ, अभी एक एक शब्द समझ में आ रहा है, क्यों बोला गया है, सारी चीजें क्लियर है ना। ठीक है, अब कुछ चीजें और लिख लेते हैं, जैसे समझना ध्यान से बेटा। फेंके गए वस्तु को, फेंके गए वस्तु को क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे बेटा, प्रक्षेप। क्या बोलोगे, प्रक्षेप को बोलेंगे। आप कह सकते हो प्रोजेक्टाइल। क्लियर, इसको प्रोजेक्टाइल कहा जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, हाँ, वस्तु का पथ, ये प्रक्षेप ऐसे लिखेंगे, प्रक्षेप तो समझ ही गए ना क्या है, फेंका गया वस्तु है, तो ऐसे लिख देंगे प्रक्षेप के पथ को। भैया जिस पथ पर वो गति कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है, उसको क्या बोलेंगे,
तो आप बताएंगे प्रक्षेप का पथ कहते हैं। क्या बोलेंगे? आप सब जानते हो, ऐसे लिख दे रहे हैं भले ही। प्रक्षेप का पथ है ना, और इंग्लिश में लिखना होगा तो बोल देना पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। या फिर बेटा इसी को ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। इस शब्द को आपने कई बार सुना होगा। क्लियर है? क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? ओके। और जिस बिंदु से फेंका गया है, ध्यान दीजिए, जिस बिंदु से फेंका गया, ये आपके जानने के लिए, ये सब एग्जाम में थोड़ा ना लिखना है। ये इसलिए ये सब इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी कि महत्वपूर्ण शब्दावली, जो बुक में या कहीं पर या क्वेश्चन पेपर में लिखेगा वो। तो अगर हमको उस विशेष शब्द की पहचान नहीं है, समझ नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं वही नहीं समझ पाएंगे। ठीक है? तो इसलिए ये टेक्निकल वर्ड आप याद रखिए कि भैया जिस बिंदु से फेंका जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रक्षेपण बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा? प्रक्षेपण बिंदु। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब कोई भी चीज़ बोलेगा तो समझ में आएगा, अब जो भी चीज़ आगे मिलेगा देख लिया जाएगा, है ना, वहीं पे समझा देंगे। वैसे मुझे लगता है सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है। हाँ, एक विशेष चीज़ उसको समझते हैं। हाँ, वो विशेष है और बहुत ज़्यादा विशेष है। अगर उसको आपका नॉलेज नहीं है तो आप भले ही पढ़ लो लेकिन समझ नहीं पाओगे। वो इम्पोर्टेंट है, देखना क्या। आपने अभी पढ़ा है प्रक्षेप गति। क्या पढ़ा? और हम लोगों ने देखा है कि प्रक्षेप गति वास्तव में दो दिशाओं में गति हो रही है, क्षैतिज में भी और ऊर्ध्वाधर में भी। एक सही चीज़ आपको जानना ये है कि भैया जो प्रक्षेप गति होती है इसको हम दो गतियों में वियोजित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दो गतियों में एक साथ ही गति हो रही है, फिर भी हम दो गतियों में इसको बांट सकते हैं। देखना कैसे? तो एक तो हम इसको क्षैतिज गति, क्या बेटा? मीन्स हॉरिजॉन्टल मोशन, और दूसरा ऊर्ध्व गति यानी ऊर्ध्वाधर गति। बात समझ में आ रही है? यानी कि वर्टिकल मोशन, दोनों में बांट दिए। अच्छा, इसमें समझना क्या है? वो तो हम दोनों पहले ही समझ गए थे। समझना ये है कि ये, ध्यान से समझना भैया, ये दोनों गति एक दूसरे से, एक मिनट पहले तो आपको दोनों गति समझा दें। क्षैतिज गति में क्या होगा, ऊर्ध्वाधर गति में क्या होगा, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब आप किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से, ये ऊर्ध्वाधर था और ये भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर था, उससे भिन्न किसी डायरेक्शन में जब फेंके, हाँ बेटा ध्यान देना, तो ये ऐसे गति करेगा, इसका पथ कुछ इस प्रकार से होगा। बात समझ आ रही है? और अगर इस प्रकार से है तो यहाँ पर अगर पिंड पहुँचा है तो आपने समझा कि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम करेगा, यहाँ पर भी है तब भी नीचे की ओर काम करेगा, यहाँ पर है तब भी नीचे की ओर काम करेगा। काम क्या कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण। डायरेक्शन क्या है? ऊर्ध्वाधर नीचे। क्षैतिज में क्या कोई त्वरण काम कर रहा है? अगर समझना भी हो तो आप समझिए क्या क्षैतिज में कोई त्वरण यहाँ पर काम कर रहा है? एक की वैल्यू क्या होगी? 0। कोई त्वरण नहीं काम कर रहा। इसको हम लोग अगले चैप्टर में भी समझ सकते हैं। अगर आपको समझे तो यहाँ भी समझ सकते हो कि भैया यहाँ बल कौन सा काम करेगा? तो mg। क्या काम करेगा? mg क्या है? बल है ना, ऊर्ध्वाधर इधर की ओर। अगर इस डायरेक्शन में इसका घटक निकाल रही है इस बल का, तो ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो इधर कोण के पास वाला क्या होता है? cos थीटा। कोण के पास अगर ये mg है तो इधर घटक क्या होगा? mg cos थीटा, यानी cos 90 डिग्री। ये बल ही तो है, बल ही है ना। और cos 90 की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू बताओ। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री, 0 होगा।
जीरो से गुणा कराएंगे पूरा का पूरा कितना आ जाएगा। और बल जीरो होने का मतलब क्या होता है, बल जीरो होने का मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण जीरो। बात समझ में आ रही है, द्रव्यमान तो जीरो होगा नहीं किसी का। समझिए भाई, दो चीज़ों का गुणा कराए आप, m गुणे a बराबर जीरो आ रहा है, समझने वाली बात है थोड़ी सी। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जीरो है, तो या तो ये जीरो है या तो ये जीरो है, तभी तो जीरो आएगा। और आप पहले से जानते हो किसी भी बॉडी का द्रव्यमान जीरो, तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या होगी, त्वरण क्या होगा, तभी गुणा कराए थे जीरो आया था। तो समझना, क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण काम, इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप यहाँ से वस्तु को फेंके थे, क्षैतिज दिशा में जो वेग था वो हमेशा एक समान रहेगा। क्षैतिज दिशा में वेग क्या होगा, क्यों, क्योंकि त्वरण जीरो है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं ना, त्वरण जीरो होने का मतलब वेग एक समान है, किस डायरेक्शन में, क्षैतिज। लेकिन ऊर्ध्वाधर में वेग का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, बदलेगा, प्रत्येक बिंदु पर बदलेगा, क्योंकि वहां त्वरण काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। समझ आया बात कि नहीं। तो बस आपको कुल मिला के ये सब समझना नहीं, इतना केवल लिख लो, धीरे धीरे तो समझ ही जाओगे। यहाँ पे इतना केवल लिख लो कि भैया क्षैतिज गति, क्षैतिज गति में क्या होगा, तो आप बताएंगे त्वरण जीरो, क्षैतिज डायरेक्शन में त्वरण क्या होगा, जीरो। इसका मतलब एक समान, वेग क्या होगा, बिल्कुल वेग एक समान, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, अगर ऊर्ध्वाधर गति की बात हो रही है तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्या होगा बेटा, त्वरण की जगह क्या होगा, गुरुत्वीय। और अगर त्वरण होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इधर की ओर बेटा। समझ आ रही बात, ऊर्ध्वाधर नीचे, अभी यही मानकर चलना ऊर्ध्वाधर नीचे, बाद में तो समझ ही लेंगे सब कुछ, सारी डायरेक्शन की पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, ठीक है। हाँ, नहीं तो ऐसे मान लो पृथ्वी गोल है ना, मान लो यहाँ कोई है, बात समझ आ रही है, यहाँ किसी की बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ कोई बॉडी रखी है, तो ऊर्ध्वाधर नीचे तो इधर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो याद ये रखना है भैया केंद्र की ओर होगा। क्या चल रहा है भाई, ये इधर पृथ्वी के, समझ गए। चलो, तो हम अपने सापेक्ष बता रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर नीचे हो। कोई डाउट यहाँ तक। याद ये रखना है कि प्रक्षेप गति को दो सरल गतियों में वियोजित किया जा सकता है। कौन कौन सी, क्षैतिज गति, ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति में कोई त्वरण काम नहीं करता, इसका मतलब क्षैतिज वेग एक समान रहता है, जो प्रारंभ में था वही अंतिम तक रहेगा। अच्छा, ऊर्ध्वाधर गति में त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण, और जिसकी डायरेक्शन होती है ऊर्ध्वाधर नीचे, इसका मतलब वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होगा प्रत्येक बिंदु पर। समझ आई बात। और एक चीज यहाँ पर ये भी लिख लेना प्रक्षेप गति में ही, ऐसे करके कि भैया ये दोनों गति, ये दोनों गति एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ये इंपॉर्टेंट है। भले ही एक साथ गति हो रही है, लेकिन पहले वाली गति से दूसरे वाले गति का कोई लेना देना नहीं है, और दूसरे वाले का पहले वाले से भी कोई लेना देना, यानी आप अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हो। और अगर ऐसा कर सकते हो तो आप सब कुछ जानते हो इसके बारे में, क्योंकि चैप्टर नंबर इसके पहले वाले जस्ट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, सब कुछ पढ़ चुके हो। अगर आपसे कहा जाए कि कोई बॉडी क्षैतिज गति कर रहा है, इसके बारे में सब कुछ कैलकुलेट करना है, सब बता दोगे, क्योंकि सारी चीज़ आप पहले से पढ़ लिए हो। 1D मोशन, कोई कह रहा है ऊर्ध्वाधर गति के बारे में सब कुछ बताना है, बता दोगे आराम से। बात समझ में आ रही है। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सब कुछ आप पहले से जानते हो, बस यही नहीं जानते थे कि ये दो गति से मिलकर बना है। कौन कौन सा, ऊर्ध्वाधर और जान गए। और ये भी जान गए कि ये पूर्णता क्या है, स्वतंत्र है, किससे, एक दूसरे से, यानी एक दूसरे को आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, कोई मतलब। और अगर इतना जान गए तो आप सब जानते हो। बताओ आसान होने वाला है कि नहीं, आसान होगा। अभी करके दिखा रहे हैं, अभी सब कुछ करोगे, और जो पहले पढ़ चुके हो उसी से करोगे, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। समझ गए ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे लगता है एक चीज मिल गया। आप देखो भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ठीक से समझना है प्रैक्टिकली,
तो आप समझिए कि भैया कोई बल्लेबाज है, ध्यान समझना, उधर से बॉल आया, वो हिट करेगा तो बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर कहीं ना कहीं गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन है। कोई फुटबॉल रखा है, कोई किक कर रहा है, बात समझ में आ रही है, ये ऐसे उड़कर जाकर गिरेगा, बात समझ में आ रही है। कोई तोप है, पुराने ज़माने में तोप होते थे ना, लड़ाई होती थी, तो तोप से क्या कर रहा है, गोले दाग रहा है, तो ये जाकर ऐसे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सब उदाहरण है प्रक्षेप गति की, बात समझ आ रही है। अभी प्रक्षेप गति की सीमाएं भी बताएंगे भैया। जो लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, उनका पथ ऐसा नहीं होता है जैसा कि प्रक्षेप का है। अभी प्रक्षेप का पथ का वो भी बताएंगे कि किस रूप का है ये, ठीक है, परवलयाकार है, दीर्घवृत्ताकार है, वृत्ताकार है, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें भी हम लोग देखें, ठीक है। तो समझना कुछ चीज़ें ऐसे है। अच्छा, मान लो कोई जहाज है, कोई फाइटर जेट है और वो मिसाइल दाग रहा है, बात समझ में आ रही है। कोई फाइटर जेट है ऐसे यहाँ पर, वो मिसाइल दाग रहा है, मिसाइल दागेगा तो ऐसे वो गिराएगा, क्लियर है। अब देखो, जब फाइटर जेट इधर की ओर उड़ रहा था, फाइटर जेट इधर की ओर उड़ रहा था, मान लो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में, तो जो मिसाइल या बॉम्ब है वो भी तो इसी के साथ लगा था। अगर वो 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा था तो ये भी तो जा रहा था, क्लियर है। तो जब छोड़ेंगे तब भी तो इसके पास क्षैतिज वेग प्रारंभ में कितना होगा, 1000 किलोमीटर पर आवर, उसी डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब ये तुरंत नीचे नहीं गिरेगा फटाक से, ये क्षैतिज वेग इसके पास है इतना, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भी, बात समझ में आ रही है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी काम करेगा, क्लियर है। तो अब इसका पथ होगा कि एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, कुल मिला के इस डायरेक्शन में ऐसे जाकर गिरेगा, तो पथ वही मिल रहा है ना, प्रक्षेप वक्राकार एक समतल में। तो भी प्रक्षेप गति का क्या होगा, उदाहरण। ये सब क्या है, प्रक्षेप गति के उदाहरण। बात समझ आ रही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन समझना, जब आप इसको गिराओगे तो यहाँ वायु भी तो होगा, वायु का रेजिस्टेंस भी तो होगा, प्रतिरोध होगा, और रोकेगा कुछ, नहीं रोकेगा। आपने मान लिया 1000 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, क्लियर है, वो भी वैसे ही जाएगा और हमेशा वैसे ही रहेगा, क्योंकि क्षैतिज गति आप कह रहे हो बदलेगा ही नहीं, क्षैतिज में कोई त्वरण ही नहीं काम कर रहा है। बात समझ, अगर ऐसे है, मान लो कोई पिंड फेंके ऐसे, क्लियर है, क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं काम कर रहा है, क्लियर है, वही रहना चाहिए। लेकिन हवा का प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा। आप फुटबॉल को किक कर रहे हो, हवा कुछ ना कुछ रोक रहा होगा, नहीं रोक रहा है, तो वेग घटना चाहिए, नहीं घटना चाहिए, मंदन हो जाएगा, घटेगा। दूसरी चीज़, जब इतने हाइट से आप गिरा रहे हो, बॉम्बर होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट पे जाते हैं, बात समझ में आ रही है, गिरा रहे हो मिसाइल को, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर, भैया पृथ्वी तल पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पढ़ा चुके हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तो घटेगा, नहीं घटेगा, कम होगा, क्लियर है। लेकिन ये भी समझना कि अभी हम लोग पहली बार प्रक्षेप गति पढ़ने वाले हैं, 11th में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो इन सब चीज़ों को जब भी हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में जो है, इन सबको हम लोग ना के बराबर मान लेंगे, नेगलेक्ट मान लेंगे कि भैया वायु का प्रतिरोध नहीं है, ऐसा मान लेंगे। और ये भी मान लेंगे कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान कांस्टेंट है, चाहे जितने ऊंचाई से गिरा रहे हो, बात समझ में आ रही है, जब तक क्वेश्चन कहेगा नहीं। और वैसे 11th में हमको यही मानकर करना, ये समझना कि प्रक्षेप गति का एक सरल रूप हम लोग पढ़ने वाले, ताकि कैलकुलेशन क्या हो, आसान। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही ना, तो यही सब मानते हुए कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी स्टार्ट करें। देखो, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, समझना ध्यान से भैया। जब भी किसी प्रक्षेप को ऐसे फेंका, कोई बॉडी इसको फेंका जाएगा, ऐसे वक्राकार पथ पर गति करेगा, तो देखो क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारे सिलेबस में एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम टाइम में, सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्या सिद्ध करना बेटा, सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। बात समझ में आ रही है, ध्यान समझना। परवलय ऐसे होता है, आप लोग 11th में मैथमेटिक्स लिए हो, पढ़ोगे कॉनिक सेक्शन यानी कि शंको या शंकु परिच्छेद जिसको बोलते हो, तो उसमें आप 4 चीज़ पढ़ोगे, एक तो वृत्त पढ़ोगे, एक दीर्घवृत्त पढ़ोगे, एक परवलय पढ़ोगे और एक अति परवलय पढ़ोगे, चारों चीज़ पढ़ोगे। बात समझ में आ रही है। तो परवलय का कुछ इस तरीके से रूप होता है, उसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है। तो फिगर से तो देखने में लग रहा है कि परवलयाकार है, बात समझ आ रही है। लेकिन आपसे कहेगा सिद्ध करो जैसे दिख तो रहा है, लेकिन आप गणितीय रूप से सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। सबसे पहले गैलीलियो ने किया था, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले किसने किया था, गैलीलियो ने। और सबसे पहले ये भी उन्होंने ही बताया था, गैलीलियो ने,
एक दूसरे से क्या होती है, पूर्णतया स्वतंत्र। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि समकालिक गतियां हैं, और दिख भी रहा है समकालिक का मतलब समान समय, एक ही टाइम पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियां हो रही हैं, फिर भी एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। गैलीलियो ने बताया था, और उन्होंने प्रूफ किया था कि इसका पथ कैसा होता है बेटा, परवलयाकार होता है। तो समझने वाली बात है कि गणित में कैसे प्रूफ करेंगे परवलयाकार होता है। तो आप लोग पढ़ चुके, नहीं पढ़े अभी, पढ़ रहे हो इसे समय, बताओ भाई इसका समीकरण बताओ, मानक समीकरण जो होता है ना, व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन बताओ। परवलयाकार क्या बेटा, हाँ 4, अरे रुक जा भाई, तुम केवल ऐसे बताओ, चारों बताओ, मैं बना दे रहा हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, उसको समझाओ पहले, है ना। देखो समझा रहा हूँ, ध्यान देना, कोई बात नहीं। उसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, कोई बात नहीं, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, ये बस केवल अच्छा x, हाँ ठीक है, समझ गया ना। तो देखो ये माइनस और प्लस केवल क्या है कि किस अक्ष की डायरेक्शन में उसका मुंह खुला हुआ है। हाँ बात समझ में आ रही है, उससे मतलब नहीं, गणितीय रूप से हमको ये थोड़ा प्रूफ करना है कि किस ओर खुला है। बायोलॉजी वाले भी बैठे, बस इतना प्रूफ करना है। इसमें चारों में एक चीज देखो, ढूंढो क्या है। अगर ये उस टाइप का समीकरण मिल जाता है तो हम लोग मानेंगे। चारों में देखो क्या है, एक चीज कॉमन है, और वो ये है, दो चर है। चर की संख्या कितनी है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है पहली बार। कौन कौन सा, x और y, x और y, बात समझ आ रही है। अरे ये कांस्टेंट होगा ना, हाँ तो x और y दो चर हो गए। ओके, अब ध्यान देना, सभी समीकरण में एक चीज कॉमन है, एक चर की घात 2 है और दूसरे चर की घात 1 है। ध्यान से देखो, यहाँ पर x की घात कितनी है, y की घात है, यहाँ भी x की घात 2, y की घात, यहाँ y की घात 2 तो x की घात, y की घात 2 तो x की घात। यानी अभी प्रक्षेप का पथ, जो प्रक्षेप का समीकरण हम लोग ज्ञात करें, उसके पथ का हम लोग अगर समीकरण ज्ञात करें और उसमें दो चर मिल जाएं, और उसमें से एक की घात क्या हो, 2 हो, और दूसरे की घात 1 हो, एक की घात 2 हो और दूसरे की घात, और प्रूफ हो जाएगा कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलया पैराबोलिक होता है। समझ गए, सबके लिए आसान हो गया, आप लोगों के लिए भी और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी। कोई डाउट, इतना ही देखना है कि दो चर हो, दोनों में से एक का घात क्या हो, 2 हो, और दूसरे का घात। आप प्रूफ करें, ठीक। देखो क्या क्या पढ़ना था हम लोगों को, यही पढ़ना है। सबसे पहले हमारे एग्जाम में पूछा है, सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। दूसरा क्या पूछता है, बताओ भैया प्रक्षेप क्षैतिज में कितना दूरी तय किया, क्षैतिज में, इसको बोलते हैं क्षैतिज परास, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज, उसका कहाँ तक रेंज था, क्लियर। ऊर्ध्वाधर में कितना ऊंचाई तक गया, तो अधिकतम ऊंचाई पूछता है। ऊंचाई तो ये भी है ना, यहाँ तक भी गया, यहाँ तक भी गया, अधिकतम कहाँ तक गया, यानी ये h, इसको r से लिखते हैं, ये पूछ लेता है। और एक चीज और पूछता है, फ्लाइट टाइम, उड़ान काल या उड्डयन काल। भैया यहाँ से जब चला तो उड़ता हुआ ही तो जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने समय लगा उसको उड़ने में। तो क्या क्या पूछेगा, r पूछेगा, h पूछेगा, p पूछेगा, और सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ, ये जो ट्रेजेक्टरी है इसका आकार कैसा है, परवलयाकार, यानी कि पैराबोलिक। समझ गए, यही सब ज्ञात करना है। तो आज सबसे पहले हम लोग यही प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत आसान है, क्योंकि आप ये जान गए ना, इसको दो गतियों में बांट सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, और इसके बारे में आप पहले से जानते हैं। देखो तो क्या क्या ज्ञात करने वाले, पहले फिगर बना ले रहे हैं, आप सपोज कर लेना। ध्यान देना बेटा, ये कौन सा एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस, ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, ऊपर, ठीक है। कोई पिंड है, हम सपोज करेंगे बिंदु O पर, बिंदु O पर क्या है, कोई बॉडी होगा,
और उसको हमको ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी भी डायरेक्शन में फेंकना है। क्लियर? एक प्रारंभिक वेग देकर तभी तो जाएगा। तो हम सपोज कर लेंगे यस, मान लेना u, कितना मान लेना बेटा? u, प्रारंभिक वेग u है, u वेग से हम लोग फेंक रहे हैं। क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाता हुआ फेंकेंगे। क्लियर है ना? तो आप बता देना कि क्षैतिज के साथ ये कितना कोण बना रहा है। थीटा। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखो इसका पथ क्या होने वाला है, तो आप बताएंगे किस कलर से बना लिया जाए भाई? अरे दिखेगा नहीं ठीक से, यही ले लेते हैं। चलो यही ले लें, देखना ऐसे जाएगा ये कुछ। समझ आ रही बात? क्लियर है? समझना बात है, यहीं से शुरू होगा ऐसे। थोड़ा ठीक से बना लेंगे, समझ गए ना कुछ इस तरीके से। और देखो वेग की डायरेक्शन ज्ञात करना बड़ा आसान है, स्पर्शी खींच दो। क्या खींचना? हाँ, पता चल जाएगा ये वेग की डायरेक्शन। आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो आप ये कोई पहाड़ है ऐसे ऐसे, क्लियर है? आप साइकिल लेकर जा रहे थे, यहाँ पहुंचे थे, ठीक है, यहाँ पहुंचे हो इस समय, क्लियर? और इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, बताओ आपके बैक की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? बैक की डायरेक्शन किधर की ओर होगी? आप बताओगे, स्पर्शी खींच के बताएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर स्पर्शी खींचेंगे ऐसे। अब देखो दोनों ओर केवल स्पर्श करके जाए, काटे ना। तो अब देखो कहोगे सर स्पर्शी तो इधर भी, उधर नीचे भी है और ऊपर भी है, तो वो देखना होगा किस ओर जा रहे थे। तो हम अगर ऊपर की ओर जा रहे थे तो ये डायरेक्शन होगा बैक का, नीचे की ओर आ रहे थे तो ये डायरेक्शन। अभी तो ऊपर की ओर जा रहे हैं ना। अच्छा मान लो आप यहाँ पहुंचे हो तो आप स्पर्शी खींचोगे तो ऐसे, बैक की डायरेक्शन ये होगी। अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो स्पर्शी खींचोगे तो ये बैक की डायरेक्शन ये। समझ आ रही है ना? तो ऐसे प्रक्षेप का भी अगर वेग आपको ज्ञात करना है, क्योंकि वो सीधे रास्ते पर तो जा नहीं रहा है, वक्राकार पथ पर गति कर रहा है, तो आप प्रत्येक बिंदु पर वेग ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ कोई पूछे तो ऐसे खींच देंगे, यहाँ कोई पूछे ऐसे खींच देंगे, उस पर एक स्पर्शी खींच दो कि भैया जब यहाँ पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पहुंचेगा तो उस डायरेक्शन। जब भी वक्राकार पथ पर कोई भी सदिश राशि ज्ञात करना हो, स्पर्शी खींच दो, धीरे धीरे पता चल जाएगा। समझ गए? तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया है वेग की डायरेक्शन शुरुआत में, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु O था, O पर मैंने स्पर्शी खींच दिया, U इस डायरेक्शन में वो जा रहा था, और क्षैतिज से कितना कोण बनाता हुआ? थीटा कोण बनाता, ये भी पता है पहले से। ओके, ये बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो प्रारंभिक बिंदु उसका O था, अंतिम बिंदु मान लो भैया यहाँ पर O डैश, क्या मान लेना बेटा, ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। ये हो गया। और दूसरी चीज, आपसे अगर कोई पूछे कि भैया रेंज क्षैतिज यहाँ से यहाँ तक है ना, कोई पूछे डिस्टेंस कितना होगा, ये तो इसको हम किससे लिखेंगे? आर से। किससे लिखेंगे बेटा? और ऊंचाई अगर कोई पूछे, अधिकतम ऊंचाई तो यहीं पर तो है, बता देंगे।
फिगर समझ लो बस, कैलकुलेशन आसान है, परेशान बिल्कुल मत होना। इस ऊंचाई को हम लोग h से लिख देंगे। किससे लिखेंगे बेटा? ऐसे इसको हम लोग r से। ओके, समझ गए? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, इसको बोलते हैं प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। क्या बोलते हैं? और प्रक्षेप का अधिकतम क्षैतिज परास। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे, लिख पाएंगे h और r क्या है। अब ध्यान देना, अभी मैंने कहा इसकी गति को हम लोग दो गतियों में विभाजित कर सकते हैं, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति, कर सकते हैं ना। तो ध्यान से समझिए, u का घटक तोड़ लो। घटक तोड़ना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, क्षैतिज घटक और, क्योंकि उसको जोड़ेंगे तो फिर यही आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और ज्यामिति के हिसाब से भी सही होना चाहिए। उसके लिए मैंने कहा था यहाँ से इस पर लंब डाल देना, पता चल जाएगा इसकी लंबाई इतनी होगी। क्लियर? ओके, तो आप कह सकते हो भैया इसका जो घटक होगा, क्षैतिज घटक यहाँ से यहाँ तक होगा, यही तो बस दिख रहा। ऊर्ध्वाधर घटक की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, ऐसे नहीं। समझ आ रही ना? लंबाई का भी मतलब होता है, क्योंकि अब इन दोनों को जोड़ोगे, अगर इसको जोड़ोगे तो यही मिलेगा। क्लियर? तो इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों मिलना चाहिए। तो क्षैतिज में ये घटक हो गया, ऊर्ध्वाधर में। आप बताओ कोण के पास, कोण के पास समझ आ रही बात ना? तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं कि भैया कोण के पास कास होगा तो u cos थीटा। समझ आ रही बात? और कोण से दूर वाला जो घटक है वो, अगर ये u है वेक्टर तो वेक्टर भी बना हुआ है ना, तो ये क्या होगा? u साइन। बात समझ आ रही है? अगर आप आसानी के लिए लिखना चाहते हो तो इसको u x, इसको u y लिख लो, पता चल जाएगा x अक्ष की डायरेक्शन में u x है, y अक्ष की डायरेक्शन में, अगर जरूरत हो तो। नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। क्या करें, लिख दें? रहने देते हैं ना। समझ तो आ ही रहा है, x अक्ष की डायरेक्शन में अगर पूछेगा तो u cos थीटा, y अक्ष की डायरेक्शन में पूछेगा तो, समझ आ रहा है? इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर बना दें। अब एक एक चीज हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग को क्या ज्ञात करना है? पाथा प्रोजेक्टाइल। क्या ज्ञात करना है बेटा? यानी प्रक्षेप का पथ, या फिर उसी को ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे, एक एक चीज बताएंगे। एग्जाम में देखो, मैं आपको यहाँ एक साथ करवा रहा हूँ सारी चीजें। एग्जाम में कोई एक या दो चीज पूछता है आपसे, केवल यही पूछ रहे, दिख रहा हो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता तो फिगर बनाना, फिर वहाँ आर और एच की जरूरत नहीं होगी, जो बताया गया उतना उससे कर लेना। अगर आपसे पूछ लिया कि भैया प्रक्षेप का उड़ान काल ज्ञात करो और अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो, तो वो ज्ञात करना। जो पूछेगा अपने दिमाग से वही बताना, ही नहीं कि लगे पूरा छापने एक तरफ से, तब तो केवल वही लिखोगे। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेजेक्टरी। ये ज्ञात करना है, यानी कि प्रक्षेप का वही पथ, प्रक्षेप का पथ है ना। आप लोगों ने सुना होगा कई बार, अभी जब चंद्रयान 3 था या कोई भी चीज़ लॉन्च होता है तो वहाँ पर जो कमेंट्री करते हैं, बताते हैं उसके बारे में, है ना, बताते हैं अपने सही ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है, रेड रेड लाइन दिखता है उसी पे आगे बढ़ता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ में आए? तो अपने पथ पे वो ट्रेस होता है, यानी चिन्ह होता है उसके पथ का, उसी पे आगे बढ़ता रहता है, तो उसी को ट्रेजेक्ट्री बोल दिया जाता है। वर्ड है, बात समझ आ रही है? प्रक्षेप का पथ। चलो भैया ध्यान देना, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको डेरिवेट करने वाले हैं, बताने वाले हैं, किसी भी ताम झाम की जरूरत नहीं। ध्यान से समझना, एक सिंपल सा लैंग्वेज लिखेंगे छोटा सा। भैया जब यहाँ से चला होगा, यहाँ से कोई पिंड चला होगा बिंदु O से, तो यहाँ पर तो समय 0 मानोगे ना प्रारंभ में, तो उसके कुछ समय बाद कहीं ना कहीं तो पिंड पहुँचा होगा। आप कुछ टाइम के लिए मान लो t समय बाद यहाँ पहुँचता है, ऐसे ही अपने दिमाग में मान लो t समय बाद यहाँ पहुँचता है। ठीक है ना? अब इसी के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ओके, ध्यान से समझना, लैंग्वेज लिखेंगे प्रक्षेपण, प्रक्षेपण के t समय बाद, t समय बाद।
बस आधा लैंग्वेज देखो, आधा हम यहाँ पे लिख देंगे। क्षैतिज में विस्थापन क्या लिखेंगे बेटा? क्षैतिज विस्थापन ऐसे लिख लो। प्रक्षेपण के t समय बाद वस्तु का या पिंड का, अब सही है ना, पिंड का क्षैतिज विस्थापन क्या ज्ञात करेंगे बेटा? क्षैतिज विस्थापन। चलो ठीक है, क्षैतिज विस्थापन को हम लिखेंगे किससे? x अक्ष की डायरेक्शन में है ना क्षैतिज विस्थापन, बोलो। तो अगर x अक्ष की डायरेक्शन में है तो x लिख सकते हैं, x लिख के काम चला लेंगे। तो जो क्षैतिज विस्थापन होगा उसको लिखेंगे x। बराबर विस्थापन है। एक चीज बताओ, क्षैतिज में त्वरण कितना था? 0 त्वरण था ना। अब बताओ विस्थापन ज्ञात करने के लिए आप समीकरण कौन सा लगाते हो? S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही ना। और A क्या है? 0। इसका मतलब ये पूरा पार्ट क्या होगा? तो ये दूरी बराबर चाल गुणे समय। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर त्वरण 0 हो तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय, डायरेक्ट लगा सकते हो। या अगर बाद में भूलने का डर है तो पूरा लिख लो। आप लिख लेना विस्थापन x बराबर होता क्या है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ध्यान से समझना, x अक्ष के अनुदिश, भाई क्षैतिज में सब कुछ क्या होगा? x अक्ष के अनुदिश। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे सारी चीज आपको लिखनी होगी। u जो लिख रहे हो, u ना लिख करके ux लिखो, x अक्ष के अनुदिश वेग। थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, बस आप अपने दिमाग से, है ना। हाँ, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश क्षैतिज में वेग क्या था? ux था, हो गया। और टाइम तो भैया x अक्ष के अनुदिश y अक्ष के अनुदिश होगा नहीं। ओके, हाँ त्वरण को जरूर, त्वरण को सही करो। त्वरण को a ना लिख करके क्या लिखेंगे बेटा? ये x छोटा सा लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी x अक्ष के अनुदिश त्वरण और इनटू t स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। आप बताओगे कि हियर, यहाँ पर ax बराबर क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? क्षैतिज गति में मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि त्वरण 0 होता है, तो ax बराबर 0 होगा। इसलिए यहाँ पर देखना आगे, x बराबर ux यानी x अक्ष के अनुदिश वेग। बताओ भैया x अक्ष के अनुदिश वेग कितना है? इसी को बोले थे ux लिख दें कि रहने दें? लिख दें। यही किसके बराबर बेटा? ux। और ये किसके बराबर है? यानी y अक्ष के अनुदिश है। समझ गए? वैल्यू पुट कर दो। u cos थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर? ux की जगह पर u cos थीटा इंटू t, और ये 0 है तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0। नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्षैतिज गति हो गई ऊर्ध्वाधर के लिए। एंड यही से, हाँ, तथा ऊर्ध्वाधर विस्थापन देख लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन y अक्ष के अनुदिश हो रहा है, तो विस्थापन को y से लिख लें। क्लियर है? आप किसी से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, y से लिखेंगे। y बराबर वही फार्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन वेग किस डायरेक्शन में होगा? y, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो a किसकी डायरेक्शन में है? y अक्ष के डायरेक्शन में, और इंटू t। समझ आ रही बात? मैंने आपको गुरुत्व के अधीन गति पढ़ाया था, याद आया? हाँ, याद आना चाहिए। अगर कोई बॉडी है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, बात समझ में आ रही है, तो g कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था g की डायरेक्शन किधर की ओर होती है? ऊर्ध्वाधर नीचे। और अगर कोई बॉडी है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो g कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ आ रही है? डायरेक्ट याद रख सकते हो, मैंने तरीका भी बताया था कैसे निकालना। तो यहाँ पर बताना बेटा, ये जो पिंड है शुरुआत में ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, तो g कैसा होगा? माइनस, यानी त्वरण कैसा होगा यहाँ पर? माइनस। तो कहो तो यहाँ माइनस लगा दें या फिर यहाँ माइनस जी रख दें, बात एक ही होगा। क्या करें? रख दें वैल्यू।
यहाँ पर जो त्वरण ए वाई होगा बेटा वो माइनस जी। समझ आ रही बात? और या फिर ज़्यादा नौटंकी मत याद करो, त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, और पिंड ऊपर की ओर जा रहा था तो माइनस होगा, ऐसा याद रखो। फिर एक स्टेप बच जाएगा। समझ आ रहा है? चलो अगला देखना बेटा, तो यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान देना, इसको हटा दे रहे। बताओ बेटा यू वाई की वैल्यू कितना है भाई, ऊर्ध्वाधर गति देख रहे हैं ना कितना विस्थापन हुआ, तो यू साइन थीटा कितना लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, एक काम करो, टी को यहाँ से रिमूव करो, टी को हटाओ, तो इक्वेशन फर्स्ट से टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट से टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान से समझना, टी को रोकेंगे, यू कॉस थीटा गुणे में इधर जाएगा भाग में, यानी टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स बटे यू कॉस थीटा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। इक्वेशन फर्स्ट से टी की वैल्यू हम लोग ये यू कॉस थीटा गुणे में था उधर भेज दिए भाग में, यानी एक्स बटे यू कॉस थीटा रख दिए, अभी लिख देंगे बगल में ताकि बाद में भूलो मत, और माइनस हाफ ए वाई की जगह गुरुत्वीय त्वरण जी, और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू तो यही है ना, इसी का स्क्वायर कर दो, क्या लिखेंगे, हाँ यू कॉस यानी एक्स अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है? बस ठीक है यार, इतना हेल्प कर दे बहुत है, अगर इतना समझ गए हो तो मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। अगला स्टेप देखना बेटा, थोड़ी और जगह बचा सकते हैं, देखो मैं यहाँ पीछे ले लूँगा, है ना, बस समझ गए, ये हो क्लियर है। और टी की वैल्यू कहाँ से पुट किए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से, हो गया, ए वाई की वैल्यू जी लिख दिया गया और टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे करेंगे। अब आप भूलोगे नहीं कभी, ध्यान देना, थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखना भैया यू से तो यू कैंसिल हो जाएगा, भैया ये भाग में है मतलब हर में है और वो अंश में, क्लियर है। यहाँ क्या बच रहा है, साइन थीटा, और हर में क्या है, कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर लिख दो, अरे बटे एक करोगे ना तो अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा, और क्या बच रहा है, हाँ तो इंटू एक्स। समझ आ रही बात, माइनस, यहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं, एक काम करना, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, सबका स्क्वायर होगा, एक्स का भी स्क्वायर, यू का भी स्क्वायर और कॉस थीटा का भी स्क्वायर, क्लियर। अब देखो लिखेंगे कैसे, सब कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, प्रारंभिक वेग यू भी तो कांस्टेंट होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स होगी, एक्स को एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अंश में, देखो बटे एक करेंगे, अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा, तो जी का गुणा एक में होगा जी, दो का गुणा एक में होगा, समझना बात को, तो अंश में हम लिखेंगे बेटा जी का गुणा एक में होगा जी, बटे दो का गुणा एक में होगा दो, और ब्रैकेट आप करोगे तो यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आ रही बात, ओके। और क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा अलग लिख लो, और इस समीकरण थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है इसमें, क्या है भाई इसमें, ऐसी क्या खास बात है बताओ। दो चर राशि है x और y, x और एक की घात कितनी है, एक, और एक की घात दो, अधिकतम घात देखना, नहीं तो कहो यहाँ तो एक के हैं, बात समझ में आ रही है। जब भी आपसे कहा जाता था 9th वगैरह में बहुपद की घात बताइए या समीकरण की घात बताइए, अधिकतम घात देखते हो ना, वैसे तो बताओ द्विघात समीकरण में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x की घात कितनी है, बात समझ आई। तो यहाँ पर आप बताओगे कि भैया इसी समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा,
प्रक्षेप्य का समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य का समीकरण भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इस समीकरण में आप देखो दो चर राशियां हैं x और y, एक की घात 2 है, दूसरे की घात 1 है। तो हम बता देंगे ये समीकरण किसको प्रदर्शित कर रहा है? परवलय को। इसलिए प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे ऊपरी समीकरण में y की घात कितनी है बेटा? 1 और x की घात 2। बात समझ में आ रही है? आप लोग तो जानते हो इसका मानक रूप समीकरण भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप लोग समझना y की घात कितनी है बेटा? 1, x की घात कितनी है? 2। इसलिए ये समीकरण परवलय को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही है? अतः स्पष्ट है प्रक्षेप, कहां से स्पष्ट है? इस इक्वेशन से है ना। स्पष्ट है प्रक्षेप का पथ, बिल्कुल सही, परवलयाकार पैराबोलिक होता है। बात समझ आ रही है? जब कहेगा सिद्ध करो, इतना लिखने के बाद प्रूफ लिख देना। क्या है भाई इसमें? कुछ दिखा आपको? कुछ कठिन लग रहा है कि प्रक्षेप का पथ बहुत भयानक था? कुछ नहीं, दो गतियां थी, क्षैतिज विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकाल के टाइम का मान रख दिया, आ गया समीकरण। कुछ था ही नहीं, ऐसे सारी करेंगे। क्लियर? एक जो महत्वपूर्ण फार्मूला बार बार लगने वाला उसको याद भी कर लेना, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करना बताऊंगा। क्लियर क्वेश्चन? आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल